प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, तो राजकुमार सैनी की विचारधारा को डिग्रेड करने के लिए, काटने के लिए उसी के समाज से एक भाई को मुख्यमंत्री का मौका देते। नायब सैनी को पड़ोस में बदलने। अच्छा, नायब सैनी अगर मुख्यमंत्री ना बनते तो 10 की 10 सीटें हारनी थी बीजेपी को। बिल्कुल हारनी थी। हुड्डा साहब भी बोले, सुरजेवाला भी बोले और शैलजा भी बोले। जब उनकी हाई कमान जो बोल रही है, हाई कमान क्लियर है। अगर खड़गे साहब, राहुल गांधी ये कहे कि आप हमारा विधानसभा चुनाव हरियाणा में साथ दीजिए और आपकी ये जो मांगे हैं और टिकट वितरण में आपकी ये बातें देखी जाएगी, ये मापदंड, तो आप साथ देने के लिए तैयार हैं। आज भी हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम देते हैं। चर्चाएं हैं कि इंद्री से, लाडवा से या कैथल से आप चुनाव लड़ेंगे। संघियों को ये समझ में आ गया कि अब ओबीसी के बिना सत्ता में रहना मुश्किल नहीं, असंभव है। ये टेक्नोलॉजी अपना ही देश में है कि पत्थर भी दूध पीवा। मैंने कहा ब्राह्मण बढ़िया, ठाकुर को भी आरक्षण दो, लेकिन जो जिसका हिस्सा बैठा उतना दो। तो कौन वो व्यक्ति है जो आपकी बात को ब्राह्मण या किसी जाति विशेष से जोड़ देते हैं? और अगर इस देश में इतने देवी देवता थे, ये देश बार बार गुलाम क्यों आया? आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो लगातार सूबे के तमाम सियासतदानों से आपको रूबरू करवा रहे हैं और सूबे की सियासत में क्या कुछ हालात और समीकरण हैं और कौन सा राजनीतिक दल अहम भूमिका निभा सकता है और किंग मेकर कौन हो सकता है। तो स्क्रीन पर वो शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। राजकुमार सैनी, पूर्व एमपी, हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ सियासी हालात है सूबे में और कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या रणनीति है, सीधा इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को प्रणाम। सर, आपने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ दिया। जिस कुरुक्षेत्र लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लाखों से जीतने वाले नवीन जिंदल हजारों पर आ गए। विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, कहाँ पर समीकरण देखते हैं? देखिए, मैं पिछले 28 वर्षों से एक ही बात को लेकर के आज भी जनता के बीच में हूं जी। जब इस देश में एक बार नहीं 3 बार हरियाणा आरक्षण की आग की लपेट में आया। एक बार बैकवर्डों के लिए वीपी सिंह ने स्टैंड लिया था कि इनका हिस्सा 52%, इनको बैकवर्डों की संख्या 52 है, इनको मिलना चाहिए। उस वक्त भी एक परिवार के उप प्रधानमंत्री थे, उसकी शय पर सारा हरियाणा जल गया था। उप प्रधानमंत्री कौन? उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल थे। तो उस वक्त पूरा तांडव हुआ था और बड़े बड़े बैंक और शोरूम और बस स्टैंड और बस अड्डे, बसां फूक दी गई थी। फिर जब दोबारा से तांडव हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के कि बैकवर्ड का हिस्सा पूरा होना चाहिए, उस दिन मैंने एक बात कही थी कि जो विरोध प्रदर्शन हुआ हरियाणा में, कि ये विरोध तब खत्म होगा जब 100% आरक्षण हो जाएगा। 100% आरक्षण संभव कैसे? 100% आरक्षण संभव कैसे, यही बात मेरे को माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने पूछी थी। क्योंकि जब मैंने एक कॉपी उनको दिखाई कि हमारा मुद्दा 100% आरक्षण जी, 100% आरक्षण ही तो आज कांग्रेस बोल रही है कि जातिगत जनगणना कराओ और संख्या आधारित सबका हिस्सा सुनिश्चित करो। संख्या या आर्थिक आधार? आर्थिक आधार कोई नहीं होता। आर्थिक तो आज जो अमीर है वो सुब्रत राय, विजय माल्या, वो आज कंगाल हो गए। जी। अंबानी कंगाल हो गया। जातिगत जनगणना करवाई जाए, यानी हर जाति का हिस्सा। ये अमीरी गरीबी का हटाने का फार्मूला नहीं है। आरक्षण उन्मूलन है। सत्ता, शासन, सत्ता, प्रशासन, इंडस्ट्री और मीडिया में सभी जातियों का समावेश हो के, ताकि कोई किसी जाति के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ ना कर सके। जी बिल्कुल, ये है। ये अमीरी गरीबी हटाने का फॉर्मूला नहीं है कि भाई आरक्षण गरीब देख कर दो। गरीबी हर जात में है। फिर जिस आदमी के हाथ में
सत्ता होगी, वो गरीबों का आरक्षण भी अपने लोगों को दे देगा। फिर उन जातियों का क्या बनेगा जिन जातियों के पास हिस्सेदारी नहीं मिल सकती, जिनका कोई शासन प्रशासन में रखवाला नहीं है, उनका कैसे होगा? ये शासन प्रशासन में भागीदारी का आरक्षण का दूसरा नाम है जी। ये जो सब जातियों का हिस्सा सबको मिल जाएगा तो ये हो गया 100% आरक्षण। समझ में आ गई होगी? अब इस बात को लेके कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया कि वो तो हमारे खिलाफ बोल रहा है। मैंने कहा ब्राह्मण बनिए, ठाकुर को भी आरक्षण दो, लेकिन जो जिसका हिस्सा बैठा उतना दो। अब इस बात की लड़ाई को लड़ते हुए मुझे 28 वर्ष हो गए। इसको जातिगत रूप दे दिया गया। जब इसको सत्ता के जो लोग उसमें होते हैं गर्म में, वो लोग सोचते हैं कि दूसरे आदमियों के लोग जो है ना बहुत ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन इसको हालात क्या बने कि मैं 28 वर्षों से बंसीलाल से लड़ा इसी जातिगत हिस्सेदारी की बात को लेकर के। उससे खफा होकर के ओम प्रकाश चौटाला बनाया, वहां भी 3200 जेबीटी टीचरों की भर्ती में जब 70% मेरिट कमजोर तबके के दलितों पिछड़ों की थी, वो लिस्टें फाड़ के उन्होंने अपने वो लोग लगाए जिन्होंने टेस्ट भी दे रखे थे। ऐसी परिस्थितियां देश के अंदर कई बार बनी और वहां भी हमारे पर मुकदमे बने, वो सरकार भी छोड़नी पड़ी, मंत्री पर छोड़ने पड़े दोनों बार। बीजेपी के भजनलाल के साथ में जब लगा 2005 में, मेरा टिकट उन्होंने इसी वजह से कटवा दिया कि ये फिर बैकवर्ड दलित करेगा, इसी वजह से उसने मेरा टिकट कटवा दिया। लेकिन जैसे ही मोदी बैकवर्ड प्रधानमंत्री आएंगे, मोदी जो है ना 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों को 2 गुनी आमदन पूरी कर देंगे और पेट्रोल महंगाई के ऊपर अंकुश डाल देंगे। जब इस तरह के प्रचार हमने सुने तो मेरे पास भी कुछ लोग आए। मैंने कहा भाई अगर बैकवर्ड का प्रधानमंत्री बन रहा है और सब कुछ होने जा रहा है बात सही तो फिर तो भाई हमें भी साथ देना चाहिए। और हम बीजेपी में प्रभावित हो गए थोड़े। बीजेपी में शामिल होकर के 3 साल तक गीत गाए। 2011 से लेकर 11 में मैं बीजेपी में आया और 14 तक पूरे गीत गाए मोदी के। लेकिन जब उनकी सरकार में हम सांसद बने उसके बाद जो पोजीशन उनके उस वक्तव्य और घोषणा पत्र की थी वो तो कहीं दिखाई नहीं दी। दिखाने के कुछ और था वहां, ना तो मोदी बैकवर्ड दिखा कि मोदी बैकवर्ड है। 2 साल पहले उसने अपनी जाति बैकवर्ड बनाई। अच्छा, बैकवर्ड में घुसने के लिए अपर कास्टों से। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं, चलो वो बैकवर्ड बन के आ गया। भाई बैकवर्ड की हिस्सेदारी आज 11% है, ये मैंने इसमें सब कुछ नोट कर रखा। ये 11% की हिस्सेदारी आज भी इस देश के पूरे 52% बैकवर्ड का हिस्सा। अब संख्या जब नीतीश ने जातिगत जनगणना कराई तो जनगणना 55% निकली और हिस्सा 11% निकला। आज देश में 55 लोगों का हिस्सा 11 यानी 5वां हिस्सा। और जो अपर कास्टें हैं वो 15% हैं, उसमें से 15% ले रहे 75% हिस्सा, अपने से 5 गुना। 13% शेड्यूल कास्ट का 23 के बदले और 2% मुसलमान का, 11 बैकवर्ड का, यानी 100 में से 25 से तो है 85 लोगों पे और 15 लोगों के पास हिस्से हैं 75, अपने से 5 गुने। यही लड़ाई में लड़ रहा हूं। अब इस लड़ाई में मैंने किस जाति का विरोध किया, मैं आपके दर्शकों से भी प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैंने कहा 100% आरक्षण, सब जातियों की जनगणना करो, सबका हिस्सा सुनिश्चित करो, सामाजिक न्याय, सिमिलरिटी, बराबरी को लोगों को स्थान दो और इस देश के अपने आप ये अर्थव्यवस्था अपने आप स्टैंड कर जाएगी जब हमारी जेब में हर जाति के व्यक्ति, मजदूर, किसान सबकी जेब में पैसा होगा। वो बाजार की अंदर मार्केट में परचेजिंग करने जाएगा, परचेजिंग करेगा तो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगारों को बढ़ावा मिलेगा।
जब हमने करना ही कुछ नहीं, सारा सामान ही चाइना से मंगाना और यहाँ खाली मंदिर बना करके लोगों को पत्थरों के ऊपर धार्मिक आस्था के माध्यम से मूर्ख बना करके राजनीति करनी है, तब कहाँ है वो जो देश में रामराज की बात करते हैं? ये रामराज की बात नहीं करते, ये सिर्फ धंधा लोगों को मूर्ख बना करके सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक प्रोपोगंडा है। आप जब अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं तो कौन वो व्यक्ति है जो आपकी बात को ब्राह्मण या किसी जाति विशेष से जोड़ देते हैं? पिछली बार देखा हमने जब आपने रैली की, वहां पर भी इस तरीके का कुछ देखा। देखिए, मैं आपके चैनल के उन सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अगर इस देश में मैल से बच्चे बन सका, कुसा से बच्चे बन सका, कान में बच्चे पैदा हो सका, इस देश में आदमी गर्दन पर हाथी गर्दन लग सका, इस देश में सूरज को खाया जा सका, इस देश में 10-10 सिरों वाले लोग हो सका, इस देश में मछली के पेट से पैदा हो सका, खीर खाने से बच्चे पैदा हो सका, इस देश के अंदर हिरनी के साथ से वास करके एक सींग वाला बच्चा पैदा कर सका। इस देश के अंदर लोगों ने जो पढ़ाया वो विश्व के बाकी देशों में तो कहीं पढ़ाया नहीं गया, वो सिर्फ भारत में ही पढ़ाया जा रहा। और ये कौन लोग पढ़ा रहे हैं? जिन लोगों ने यहाँ के मंद बुद्धि लोगों को बना करके सिर्फ रोटियां सेकने का प्लान कर रखा, सियासी रोटियां सेकी। जो जापान है, जहां 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट का मतलब हुआ बुद्धिमान कंट्री, आज विश्व में 70% टेक्नोलॉजी मोबाइल, 70% टेक्नोलॉजी आज विश्व में इस पुर्जे के माध्यम से दुनिया आंक रही है। ये पुर्जा 70% टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर जापान की है, जहां कोई मतलब देवी देवता की नहीं, वहां सिर्फ बुद्धिमान लोगों ने रिसर्च और टेक्नोलॉजी को इजाद किया। ये टेक्नोलॉजी अपने ही देश में है कि पत्थर भी दूध पीवा। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अपने ही देश के अंदर है कि यहाँ जो है ना वो पढ़ाया गया जो विश्व में कहीं नहीं हुआ, सिर्फ भारत में ही हो रहा है। लेकिन भारत फिर जहां 33 करोड़ देवी देवताओं, ये फकीर क्यों, गरीब क्यों? ये गरीबी है हमारी मानसिकता की गुलामी। इस देश के लोगों को मंदबुद्धि बना करके बाहर के आर्यन सभ्यता के लोगों ने यहाँ के लोगों को शिक्षा से दूर रखे, उनके ऊपर आस्थाएं थोप दी और आस्था पे सवाल नहीं करने ये थोप दिया। और अगर इस देश में इतने देवी देवता थे, ये देश बार बार गुलाम क्यों होया? डच इसके ऊपर आक्रमण कर गए, मुगल इसके ऊपर आक्रमण कर गए, अंग्रेज इस पे ऊपर आक्रमण कर गए, और आर्यों ने इसके ऊपर आक्रमण कराया। बाहर के जितने भी आक्रमण हुए इसी देश के लोगों पर क्यों हुए? क्योंकि मूर्ख के ऊपर हर कोई कब्जा जमा करके राज करना चाहता। चलिए, ये बात हो गई आपके मुद्दों की जिसको लेकर आप बात करते हैं अक्सर। तो सियासी सवाल पूछ लेते हैं। चर्चाएं हैं कि इंद्री से, लाडवा से या कैथल से आप चुनाव लड़ सकते हैं। कैथल की भी काफी चर्चाएं हैं, क्या कैथल से भी मन बना? देखिए, ये कन्फर्म है कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन को लोकसभा के चुनाव में हमने समर्थन दिया था जी। वो भी किस मुद्दे पर कि राहुल गांधी ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना करा करके हिस्सा मुताबिक सुनिश्चित करेंगे सभी का हिस्सा, शासन में, प्रशासन में, टिकटों में। लेकिन अभी देखना है बाकी के जो बोला गया है उसको मिच्योर करने के लिए, उसकी कंप्लायंस करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या ये ऐसी विषय के उन लोगों को साथ खड़े करेंगे? विधानसभा में टिकट वितरण में साथ खड़े करेंगे। और अगर बीजेपी इस मुद्दे के ऊपर खौफ खा करके राजकुमार सैनी खुला ऐलान कर रहा है, खुले ऐलान कर रहा है, तो राजकुमार सैनी की विचारधारा को डिग्रेड करने के लिए, काटने के लिए उसी के समाज से एक भाई को मुख्यमंत्री का मौका देते हैं। पड़ोस में हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम एक पार्टी के उन
संघियों को ये समझ में आ गया कि अब ओबीसी के बिना सत्ता में रहना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, असंभव है। अच्छा, संभव है, अब रह ही नहीं सकते। इसी वजह से 10 की 10 सीट हारनी थी अगर वो मुख्यमंत्री खट्टर को ना बदले। अच्छा, नायब सैनी अगर मुख्यमंत्री ना बनते तो 10 की 10 सीटें हारनी थी बीजेपी को, बिल्कुल हारनी थी। और अगर नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गया था और अगर हम इंडिया गठबंधन के उस मुद्दे पर सपोर्ट ना करते, जाति के जनगणना और सामाजिक न्याय और सामाजिक हिस्सेदारी की पर हम समर्थन ना देते, तो नायब सैनी के बनते 10 की 10 जीत भी सकते थे। अच्छा, लेकिन हमने उसको प्रायोरिटी दी कि सामाजिक न्याय चाहिए हमें, मतलब जो है ना बंधुआ मजदूर नहीं चाहिए। आप सामाजिक न्याय करो। ये जो 11% है इसको 52% का जब बैकवर्ड का सबके संविधान में हक बराबर है, 27 तो 2 जजों ने 27% तो 2 जजों ने कह दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। कर दिया उन्होंने, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 23% की जनसंख्या ऐसी समाज की है, उनका तो 23 रहेगा, और 52% की बैकवर्ड किया उनका 52 में से 23 जाएगा, 27 रह गया, तो उनका रह गया आधा। भाई हमारा आधा क्यों, हमारा 52, उनका 27 और तुम्हारा जो पीछे बचता 15-20 जो भी बचता वो तुम्हारा। हमें आप ही मुख्यमंत्री बने रहो, हमें हमारा हिस्सा दो, लेकिन देता कोई नहीं है, हिस्से तो छीने जाते हैं। तो नायब सैनी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं और प्रदेश की बात कर रहे हैं, अब हम ये आशा रखेंगे कि 52 नहीं कर सकता तो 27 तो पूरा कर दे। चुनाव कहां से लड़ने का मन है और क्या चुनाव तो मेरे भाई, मेरी अपनी पार्टी का मैं उसमें मुखिया हूँ, अलग से जहां से कार्यकर्ता कहेंगे, विशेष तौर पर मेरा इंद्री में सारे कार्यकर्ता इस बात के लिए तत्पर हैं कि जी हमने तो यहाँ लड़ाएंगे। लाडवा वाले भी वो भाई के बैठे हैं और अभी न वो वहां वाले रादौर वाले भी, वो भी इस बात के लिए तैयार हो गया है कि जी आपने रादौर तैयारी करो, और कोई है का बीच में लाडवा की भी बात करता है। लेकिन जहां कार्यकर्ताओं का भाव ज्यादा एग्रेसिव होगा और काम करने के लिए इच्छुक होंगे तो वहां मैं लड़ लूंगा, मेरे लिए कोई आपत्ति थोड़ी कि मैंने किसी भी टिकट मांगने जाना। लोकसभा चुनाव में जो सूत्रधार बने जयप्रकाश की बात हम कर रहे हैं। जयप्रकाश, जो जैसा कि आपका बयान सामने आया था कि जयप्रकाश ने हुड्डा साहब से आपको मिलवाया और बातचीत हुई और आपने कांग्रेस का फिर समर्थन भी किया, और उसके बाद आपने राहुल गांधी के साथ एक साझी प्रेस वार्ता भी की दिल्ली में। तो विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस को समर्थन या फिर इंडिया गठबंधन के साथ ही, ये आपने पार्टी का भी क्लियर कर दिया, लेकिन अभी कहां पर देखते हैं हुड्डा साहब को? हुड्डा साहब के काफी कह रहे हैं कि लहर चल रही है कि कांग्रेस की लहर चल रही है। हमारी आज 8 पार्टियों के लोगों की जो हरियाणा में ही कार्यरत है, क्षेत्रीय दल है, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो अपने अपने जिलों में काफी प्रभाव क्रिएट रखते हैं। उमेद गुजर जी हैं, लीलाराम गुजर प्रजापति है, और राजवीर जी मोर हैं जो एक डीएनटी चलाते हैं, भारत स्वराज पार्टी चलाते हैं, एक भारतीय जनता राज पार्टी चलाते हैं, और इधर जो है ना भारतीय वीर दल के नाम से। यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं, अभी हमारे साथ में बाबा साहब के जो पोते हैं भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर, वो उनके प्रतिनिधि आए हुए थे। तो हमने अभी मीटिंग की है कि जिसमें बामसेफ के भी कुछ लोग हैं, जिसमें कई पार्टियों के 8 पार्टियों के यहाँ लोग इस वक्त मौके पर थे, लेकिन 16 पार्टियां जो छोटे छोटे दल हैं वो सभी एक वक्त में एक बात के लिए तैयार हैं कि भाई जो भी सीटें लड़नी है सभी ने उनको चिन्हित करके एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे अभी इसी मंथ के अंदर। तो यानी चौथा मोर्चा बनने को लेते हैं? चौथा नहीं, हम कहेंगे चौथे तो वो लोग रहे ना, हम तो पहला मोर्चा बनाएंगे जिसमें ज्यादा पार्टियां होंगी हरियाणा में। ये पहला मोर्चा। अभी इनेलो वाला भी बना है, वो तीसरा है। फिर जो कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन और भी कई गठबंधन और एनडीए है, उनका गठबंधन दूसरा तीसरा, सबसे ज्यादा पार्टियां के लोग हमारे साथ। कोई हम
चाहे एक एक लड़े, दो दो लड़े, लेकिन सारी सीटों पर चुनाव लड़के ये बताना चाहते हैं कि हमारे बिना कोई भी सत्ता की छोर नहीं छू सकता। जो हमारे से जोड़ तोड़ में खड़ा मिलेगा वो सत्ता की कुर्सी नसीब पालेगा, नहीं तो नहीं पान देंगे। नायब सैनी को नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात अमित शाह ने कह दिया है कि ओबीसी से, तो बीजेपी ने लड़ना ना, वो तो बीजेपी उसके नेतृत्व में भयोना ने मुख्यमंत्री बनाया तो उसी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और किसी के नेतृत्व में लड़ेंगे। इंद्रजीत साहब, इधर विज साहब थोड़े नाराज से हैं थोड़े। देखिए, ये एक संसार का नियम है कि सभी किसी बात के ऊपर राजी नहीं होते हैं, लेकिन मैं कन्फर्म ये बात आपके सामने जरूर कह रहा हूँ कि हम समाज के उस वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें बहुतायत मजदूर और किसान है। गांव में रहने वाले मैक्सिमम ज्यादातर लोग हैं, जिन लोगों के साथ अभी तक धोखाधड़ी हुई है, जिन लोगों को अभी तक सिर्फ इस्तेमाल वोट के तौर पर किया गया है, अब हम इस तरह का शोषण नहीं होने देंगे। आज जो मुद्दा हमने 8 साल पहले उठाया था कि जातिगत जनगणना हो, हिस्सेदारी सुनिश्चित हो और एक परिवार में एक रोजगार हो, किसान मजदूर की आधी लेबर सरकार देवे और इसके ऊपर बेरोजगारी पर कंट्रोल हो और ये जो 100% आरक्षण हो और महिला, विकलांग, वृद्ध और बेरोजगार बच्चों को कम से कम पेंशन, बेरोजगारी भत्ता 10,000 और पेंशन 5,000 हो। तो इन मुद्दों के साथ हम पिछले 8 साल से जिस बात को लेकर चल रहे हैं उसका बात का फायदा आज कांग्रेस ने उसी मुद्दे को उठाया कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय के तौर पर हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, जिसकी वजह से हमने उनको समर्थन दिया और वो 5 सीटें जीत गए। और यही बात बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना करके बैकवर्डों को रिझाने का काम किया। चाल भाप गए। हाँ, चाल भाप गए कि अब बैकवर्ड के बिना सत्ता में नहीं ठहर सकते, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को बनाया। अब जो बात की बुलंदी हमने 8 साल पहले उठाई थी, आज दोनों पार्टियों के गले में वो बात, जो लोग सत्ता नशीन रहते थे, आज वो ओबीसी को गोद में उठा करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बिना हिस्सा दिए हम उनको ये नसीब नहीं होने देंगे। अगर हुड्डा साहब बुलावा भेजते हैं विधानसभा चुनाव में, साथ दीजिए, जैसे पिछली बार जेपी साहब को भेजा था, अब की बार साथ देने के लिए तैयार है? अगर विचारधारा, देखिए, मैं विशेष तौर पर कोई पार्टी, किसी मुखिया होने, मैं अपनी पार्टी का मुखिया, ये उपाध्यक्ष बैठे हैं जी हमारे सुनील, अपने श्यामपाल रोहिला जी, और ये भी हमारे हल्का अध्यक्ष बैठे हैं और पवन जी और जोगिंदर जी, ये सारे लोग बैठे हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी पार्टी का डिसीजन मेकर कल्ला हूँ तो फिर पार्टी नहीं, वो तो घर हो सका। तो यानी हुड्डा साहब भी बोले, सुरजेवाला भी बोले और शैलजा भी बोले, जब उनकी हाई कमान जो बोल रही है, हाई कमान बोले, बाबरिया हाई कमान बोल रही थी, बोले हाई कमान बोल रही थी, तो हमने उनको समर्थन किया था, अब भी बोलेंगे और हमारे लोगों का हिस्सा के मुताबिक उनको सीटें, टिकटें मिलेंगी, तो अभी भी हमें कोई आपत्ति। तो ये क्लियर है, अगर खड़गे साहब, राहुल गांधी ये कहे कि आप हमारा विधानसभा चुनाव हरियाणा में साथ दीजिए और आपकी ये जो मांगे हैं और टिकट वितरण में आपकी ये बातें देखी जाएगी, ये मापदंड, तो आप साथ देने के लिए तैयार हैं? आज भी हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम अपने लोगों के हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं और कल भी लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई हमारी पर्सनल नहीं है, लड़ाई इस वर्ग के हिस्से की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो तमाम चीजें हमने सुनी और किन मुद्दों को लेकर राजकुमार सैनी अब फिर विधानसभा चुनाव में मैदान में होंगे और किन के साथ जाएंगे, ये आप खुद अंदाजा लगाइए कौन सा वो राजनीतिक दल हो सकता है। फिलहाल सूबे में सियासी समीकरण क्या है, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।